अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्ता है। नाज़रीन, कोयटा में फिर खून की होली खेली गई और कोयटा का गम इस वक्त सारी कौम को सोगवार किए हुए है। कोयटा में सयाब रोड पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमले में जुर्रत और दलेरी से मुकाबला करते हुए 60 अहलकार शहीद और तकरीबन 122 जख्मी हो गए, जबकि 3 हमलावर जो है वो मारे भी गए। 4 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद यरगमाल बनाए गए 250 जेर तरबियत अहलकारों को बाजियाब भी करा लिया गया। इसमें रॉ का हाथ है। इस सानहे के जिम्मेदार अफगानिस्तान से आए थे, उनकी अमाजगाहें पाकिस्तान से मलियामेट कर दी गई हैं या नहीं, ये सब बात के सवालात हैं। पहले हमें ये देखना है कि 1.5 माह पहले जब आईजी बलूचिस्तान नेसन महबूब ने वज़ीर आला सनाउल लज़ेरी साहब से इसी एकेडमी में खड़े होकर ये बात की थी कि इस एकेडमी की दीवार को ऊंचा किया जाए, दीगर सिक्योरिटी के जो अमूर है उसके लिए फंड्स का उन्होंने उनसे मुतालबा किया था। उनसे किया गया, मगर दीवार तो ऊंची और पक्की ना हो सकी, लेकिन ये बदकिस्मत घड़ी आ गई। देखना यहाँ पे ये है कि सानेहा APS के बाद जब तमाम दर्जगाहों की सिक्योरिटी के लिए एक SOP वज़ा कर दिया गया था, तो इस एकेडमी को जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार शहर कोयटा में वाक़ है और पुलिस की ट्रेनिंग के लिए है, तो इसके लिए मुनासिब सिक्योरिटी के इकदाम क्यों नहीं किए गए थे। इस हवाले से सनाउल लज़ेरी साहब ने आईजी बलूचिस्तान को जो कुछ कहा था, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, ये सुनिएगा। साहब ने यहाँ पर कुछ 4 मुतालबात पेश किए थे बाउंड्री के हवाले से, हाँ, तो उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। हॉस्टल की तामीर के लिए फंड की, उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। जी, आपने तो सुना। इमरान खान साहब ने सानिया कोयटा के हवाले से ये कहा कि जब भी धरना होने जाता है तो मुल्क में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जबकि शेख रशीद साहब ने तो साफ साफ ये कह दिया कि सानिया कोयटा धरने के खिलाफ साजिश है। दोनों रहनुमाओं ने क्या कहा, जरा आप इसे भी एक बार सुनिए। बलूचिस्तान की तरफ से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ ने क्यों नहीं इसके ऊपर हर फोरम के ऊपर उठाया? तो हम जब कुछ करने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। जो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, जो चाइना कॉरिडोर की मुखालिफ ताकतें हैं, जो बलूचिस्तान में तबाही फैलाना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान के खिलाफ एक तबाही और बर्बादी का ग्वादर के खिलाफ प्रोग्राम रखते हैं, ये उनके डांडे मिले हुए हैं। ये हमारे धरने के खिलाफ भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। जी, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, ये तो आपने सुना। इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट भी आया है, वो भी अभी हम आपको सुनवाएंगे, बल्कि दिखाएंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि ये संगीन इल्ज़ाम है या कोई सियासी बयान है और शेख रशीद के इस मौक़िफ़ के क्या नताइज निकल सकते हैं, इन सब पर हमने बात करनी है आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, हम इंट्रोड्यूस कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान अनवार काकड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ लम्हों के बाद, और ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई साहब जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल नूरजई साहब, जरा आपसे आगाज करते हैं। पहले आप ये बताइए कि ये जो वाकया पेश आया, सभी सुन रहे हैं, कल रात से ये जो कुछ चल रहा है ये हम सब सुन रहे हैं, ये कैसे हुआ, जख्मियों की क्या हालत है, सिक्योरिटी जो है उसकी क्या सूरत हाल थी, इस एकेडमी के हवाले से भी बता दें, क्या लैप्सेस थे वो ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कि जब 8 अगस्त को सिविल हॉस्पिटल के अंदर ख़ुदकुश धमाका हुआ और जो भारी जानी नुकसान हुआ, उसके बाद इस वक्त जिस वक्त ये आपका प्रोग्राम चल रहा है और ये हमारी गुफ्तगू हो रही है, गवर्नर हाउस का एक आला सतह का इजलास जिसमें आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, DG ISI, इसी तरह दिगर आला हुकाम उसमें शरीक थे। तो उस हवाले से फ़ैसले हुए थे और उस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान पर असर नो गौर किया गया है ताकि उसमें जो खामियां हो उसको भी दूर की जाए। और उसी रात कॉम्बिंग ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ और कोयटा के मुख्तलिफ़ इलाकों में उसी रात ही ये सिलसिला भी शुरू हुआ उस रात की रोशनी में। आज जबकि इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में फिर एक नाखुशगवार बल्कि खूनी सानिया पेश आया, और वो भी बड़ी आसानी से, ऐसे भी नहीं है कि वो बड़े लड़ झगड़ के और फिर उन्होंने बड़ी फ़ाइट की और वो अंदर इस तरह घुसे, वो बड़ी आसानी से गए हैं, बड़े आसान तरीके से वो दीवार पलांग करके अंदर गए और उन्होंने रात 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पर खून की होली खेली। और इस वक्त एक और इजलास इस हवाले से हो, यकीनन इस इजलास में कि जो नकाइस और खामियाँ है और या इसके जो असबाब है इसके पीछे उसका जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद मुमकिन है कि एक कौमी स्टेटमेंट भी सामने आए कि क्या मौक़िफ़ हमारी हुकूमत इस पर इख्तियार करती है। ये जो कॉलेज है ये एक आसान हदफ नहीं होना चाहिए था,
दहशतगर्दों के लिए, और ये इस तरह भी नहीं है कि दहशतगर्दों ने आके चंद ही दिनों में या एक घंटों में इन्होंने प्लानिंग की और वो आके घुस गए। और ये 8 अगस्त में मैं पूरे यकीन के साथ ये मैं कह सकता हूँ, और मैं एक तजर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और सालों से मैं क्राइम को भी मैंने रिपोर्ट किया है, और मेरी इस पर नज़र है कि इस सानिए के बाद जो सिविल हॉस्पिटल में हो, तो उसके बाद से इन दहशतगर्दों ने प्लानिंग एक मनसूबाबंदी शुरू कर दी कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को हमने एक और दचका देना है। तो फिर हमने ये दचका कहाँ देना है, इस पर उन्होंने गौर किया। तो चल के ये फिर इनके लिए इसका इंतखाब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ही हुआ। अब जाहिर है कि ये पुलिस अच्छा, और जलाल नूरज़ई साहब, आपको ऐसे लगता है कि ये इस तरह भी प्लान किया गया कि ये जो मुहर्रम उल हराम में आशूरा के दिनों में जो सिक्योरिटी थी वो काफ़ी सख्त थी, जैसे ही आशूरा का वक्त गुजर गया, थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ गया और सिक्योरिटी के मामले में थोड़ी सी नरमी उन्हें दिखाई दी और उन्होंने फौरन ही ये एक्शन कर दिया? मैं इस हवाले से एक वजाहत कर दूं कि वो हमारा ये दुश्मन, ये दहशतगर्द ग्रोह, ये इतना कमअक्ल कम फहम नहीं है कि वो मुहर्रम के दौरान इस कदर भारी सिक्योरिटी में, इस तरह फुल सिक्योरिटी में और सख्त इंतजामात में वो आएँ और एक नाकाम किस्म की कोशिश करे। वो उन्होंने छोड़ दिया। ये मैं यकीन से कहता हूँ कि ये उनकी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने ये सारी अपना हदफ यही दिन, इसी दिन के लिए ही रखा था, और ये ट्रेनिंग स्कूल इनकी नज़र में था, और पूरे जायजे के बाद ये आए हैं। सवाल अब ये है कि क्या ये महज एक दिन के लिए इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सिक्योरिटी लैब्स का ये मुजाहरा हुआ है, यहाँ पर कोई ख़ास बंदोबस्त सिक्योरिटी की नहीं थी? नहीं, ये सालों से है। इसी ट्रेनिंग स्कूल में इससे पहले बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, सुबह रात मिडनाइट में धमाके हुए, पुलिस एहलकार उसमें मरे, इस पर राकेटों से हमले हुए हैं, इस पर वैसे इसको निशाना बनाया गया है। तो ये असल में उन्होंने देख लिया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिरे से है ही नहीं। अभी गुज़िश्ता माह ही IG पुलिस ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से फ़ंड की बात की थी अपने सपासनामे में, ताकि हम ये दीवार तो ऊपर कर सके। 3 फुट और 4 फुट की एक कच्ची दीवार है, और बिल्कुल एक खुला चटेल एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और फिर आप इसका तो ये मतलब है कि आपने उसको दहशतगर्दों को वेलकम कहा कि आप आ जाएं, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक। जलाल नूरज़ई साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे मौजूद है, उनके यहाँ होने का फ़ायदा उठाते आप दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, सियासी तज्ज़ियाकार भी हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं, जो लैप्सेस मौजूद हैं, जो बात हो रही है मुसलसल, ये लैप्सेस क्यों है? मुल्क जो है वो इस वक्त हालत जंग में है, दहशतगर्दों के खिलाफ हम एक महाज पे खड़े हुए हैं, और जहां जरा सा हम गैर मोहतात रवैया अपनाते हैं या जरा सा हम गाफिल होते हैं, ये फौरन अटैक कर देते हैं, कोई इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बहुत ट्रैजिक, शॉकिंग, लेकिन टोटली अनएक्सेप्टेबल। अगर आप सिर्फ इस सानियों पे आप फोकस करेंगे, मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, और मैं जो पुलिस की जो लीडरशिप है और सिक्योरिटी लीडरशिप अपना बलूचिस्तान में, खासकर कोयटा में, मैं उनको भी जिम्मेदार। ये टोटल सिस्टम का फेलियर हुआ है, कलेक्टिव फेलियर। बाय नाउ वो ट्रेनिंग कॉलेज के जो कमांडेंट है, पहली बात उनको सैक किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि पिछले 2-3 साल से आपने भी कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये जितने इंस्टीट्यूशन हैं, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी की जो सिचुएशन उसको बेहतर की गई है। हमने खुद देखा है, दीवारें ऊंची की गई हैं, बार्ब वायर लगाई गई हैं, कैमराज लगाए गए हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स का बंदोबस्त किया गया। और ये तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वाहिद है, और वो भी कोयटा में। और कोयटा में जहां पे फुल कंसंट्रेशन है, चाहे सिविल एजेंसीज हैं, चाहे मिलिट्री एजेंसीज हैं, और सीट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूं कि इस पे तो माफी नहीं होनी चाहिए। अभी तो देखें, हम वो जो सानिया हुआ था, हमारे जो वोकला भाई हैं, जो 75 वोकला शहीद हुए, उनका जो अपना कमीशन है, अभी तो उसने काम करना शुरू, हम तो उस शॉक इफेक्ट से नहीं निकले हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है इस पे ये वो रवायती बातें नहीं होनी चाहिए कि जनाब अब हम वो हालात बेहतर करेंगे, सिक्योरिटी लैब्स देखेंगे। आप एक्शन करें भाई, कार्रवाई करें इनके खिलाफ। एक तो ये देखें ना, ये कहा जा रहा है कि कैडेट्स जो हैं वो 2 दिन पहले उनको छुट्टी पे जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गए, उनको क्यों रखा गया? फिर देखें, ऐसे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, एक रैपिड रिस्पांस फोर्स होती है कि अगर इस तरह को हमला हो जाता है तो कैसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। उनको हमें एक इमीडिएट ब्रेक की तरफ जाना है। मैं आपकी तरफ मैं हैरान हूँ कि वो एफसी का इंतजार कर रहे हैं, वो फौज का इंतजार कर रहे हैं। तरफ जाना है, हम वापस यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान अनवार काकर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनवार काकर साहब, अभी आपने हमें ज्वाइन किया, हम बात कर रहे थे सिचुएशन किस तरह की है और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई। ये बता दें कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, इस हवाले से दरख्वास्त भी एक की गई थी, सनाउल्लाह ज़हरी साहब से कहा गया था कि यहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी दी जाए, फंड्स जो है वो रिलीज किए जाए, उसके बावजूद भी नहीं किया गया। हम लकीर पीटते हमेशा रह जाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रह जाते हैं। अच्छा, मुझे बताया कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, बहुत जरूरी है उनसे जानना कि गफलत किसकी थी, ये तो सवाल किया जा। अभी अनवार काकर साहब ने जब बीबीसी उर्दू पे एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे तरबियती मराकज है या ये जो जगह है इनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है, किसने ये सिक्योरिटी देनी है। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर अब्बास साहब, जरा इस पे कमेंट आप कर दीजिए कि ये सिक्योरिटी किसने देनी होती है? एक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला दी जाती है, उसने करना था, कौन कौन जिम्मेदारान है? ब्रिगेडियर साहब कहते हैं ये तो हर कोई बंदा जिम्मेदार है, उस एकेडमी का हेड जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, सनाउल्लाह ज़हरी साहब जिम्मेदार है, हर कोई जिम्मेदार है। हमारी एजेंसीज में समझता हूँ वो जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार। जी मजहर अब्बास साहब, जाहिर है एक कलेक्टिवली तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है, लेकिन देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि इंटेलिजेंस फेलियर, मैं नहीं समझता ये इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या इवन अगर जनरल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब भी थी, उसके बावजूद उधर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? और ये कोई 3 बड़े वाक़यात ऐसे हुए हैं पिछले चंद सालों में जिनमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, यानी ये तक था कि इस रूट से आएंगे और इस रूट से जाएंगे। इतनी अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हों, ये मैं इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो कराची एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ था उसमें यहाँ तक रिपोर्ट थी कि किस गाड़ी में आएंगे, वो गाड़ी किस कलर की होगी। बन्नू जेल के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, DI जेल ब्रेक के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद आप वाक़यात को नहीं रोक सकते और आप वो लोग आके कैदियों को छुड़ा के ले जाते हैं या एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। APS के बारे में भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। तो इन वाक़यात के बाद जब इंक्वायरी हुई तो उसके बाद कितने अहलकारों को जिम्मेदार करार दिया गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अगर नहीं होती कार्रवाई तो यही होता है कि जब आप जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं लेती, उसके बारे में हम कोई इस तरीके से तहकीकात नहीं करते या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। और जब एक चीज़ हो जाती है तो उसके बारे में एक जुडिशल इंक्वायरी होगी और जो जिम्मेदार होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। ये एक रूटीन के बयानात हमारे सामने आते हैं और उसके बाद अगले वाक़े का हम इंतज़ार करते हैं। इसी तरह जैसे वकला के वाक़े हुआ, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की, अब हम एक अगले वाक़े का इंतज़ार करेंगे कि उसके बाद जब देखेंगे कि हाँ पिछले वाक़े में क्या हुआ। तो ये एक कलेक्टिव फेलियर है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, और अगर यहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई, तो इन सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए और एडमिट करना चाहिए कि उनका कलेक्टिव फेलियर है। सही। अच्छा, अनवार काकर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अनवार काकर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। वही बात के कहा जा रहा है उसकी गलती। ये भी कहा गया कि IT बलूचिस्तान ने कहा भी था सनाउल्लाह ज़हरी साहब से कि इस मद में पैसे रिलीज किए जाए। आप एक इंटरव्यू देते BBC उर्दू को, उसमें आप कहते कि हमारे ये जो इदारे हैं, तरबियती मराकज है, यहाँ की सिक्योरिटी ठीक नहीं है। हर कोई अपने कंधे से बोझ उतार देता है। किसने करना था ये सब? जब इत्तलात भी होती है कोयटा बलूचिस्तान जैसा एरिया जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो कौन है जो गाफिल हो जाता है? हम कैसे गाफिल हो सकते हैं एक लम्हे के लिए भी? देखिए जी, मैं बिल्कुल शाय अवे नहीं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट भी कहीं करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे नहीं पता जो साहब बोल रहे थे। मजहर अब्बास साहब थे हमारे साथ। जी अच्छा, मजहर अब्बास साहब। इन प्रिंसिपल मेरी एग्रीमेंट है इस बात के साथ कि बलूचिस्तान में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो इसके लिए अकाउंटेबल भी हैं। लेकिन सिर्फ ये बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही फार्मूला अप्लाई होना चाहिए। मगर अब्बास साहब मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस पूरे जंग के दौरान कितनी शहादतें हुई और कहाँ कहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए हैं। बदकिस्मती से अगर उस तरह का कोई प्रेसिडेंट शुरू से सेट होता
تو شاید آج ہمارے لیے بھی اس کو فالو کرنا بڑا ذرا آسان ہوگا. وہ ڈیمانڈز وفاق سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے نہیں آتی بعض اوقات جس طرح ہم سے کی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے نہ کریں، لیکن ایک یونیفارم ڈیمانڈ پھر پورے پاکستان سے ہونی چاہیے، پھر صرف بلوچستان نہیں. کاکر صاحب یہ بات چلے آپ کی اپنی جگہ، بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ بھی سوال کیجیے گا. میرے کیونکہ ذہن میں ایک سوال بڑی دیر سے آ رہا تھا کہ آپ کی بات اپنی جگہ بجا کہ باقی صوبوں میں بھی یوں ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیے جب تک ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیکیورٹی کو برابر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا محرم الحرام کے جو دن تھے، جو عاشورہ کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی ہے، تو ہم اسی طرح کی سچویشن میں کیوں نہیں رہتے ہر وقت؟ کیونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف اس وقت ایک محاذ پر ہیں. ہم کس طرح سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں کسی آنے والے سانحے کا انتظار میں؟ کاکر صاحب کی غالباً لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. جی میرے دل میں پوائنٹ یہ تھا جو میں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کوئٹہ میں جناب وہ سریاب ایک علاقہ ہے جہاں پہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں، کلندم تنظیمیں، ان کے وہاں پہ پریزنس ہے اور ہب ہے، اور جناب وہاں پہ کوئی جو جاتے ہیں تو ان پہ حملے بھی ہوتے ہیں، اور وہیں سے یہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں وہاں سے وہ نکل کے اپنے حملے پلان کرتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بات 3-4 سال پہلے جو تھی تو اس وقت تو کچھ سمجھ میں آتی تھی. اب جب اتنی وہاں پہ بڑی کنسنٹریشن ہے فوج کی، ایف سی کی، پولیس کی اور پیراملٹری فورسز ہیں، ہماری تمام ایلیٹ سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی، میں سمجھتا ہوں کوئٹہ ایک بڑا چھوٹا شہر ہے کیونکہ میں نے کئی دفعہ سرو بھی کیا وہاں پہ کراچی کے مقابلے میں، تو لہٰذا اس میں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اب یہ قوم اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی کہ جناب وہ سریاب میں گروپ قائم ہیں، ہم ان کی کمر نہیں توڑ سکتے. یہ سوال ہم کاکر صاحب سے کرے تھے، وہ لائن پر آگے دوبارہ ذرا ان سے کر بھی لیتے ہیں. کاکر صاحب جواب دے دیجئے، کیا وجہ ہے ہم کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی کوتاہی کس طرح سے دکھا سکتے؟ چلے فنڈز نہیں دیے گئے، وہ شاید سلوک نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں باقی صوبوں کے ساتھ ہے، چلے وہ بھی بات مان لیتے ہیں، لیکن ہم کس طرح سے ریلیکس ہو سکتے ہیں؟ ہم جب سن رہے ہیں جو اطلاعات ابھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہاں پہ جو سیکیورٹی کی سچویشن تھی، جو لیپسز تھے وہ فنڈز کے علاوہ والے بھی تھے، یعنی ہم اس سے چوکس ہی نہیں تھے. سیکیورٹی پہ ایک بندہ مامور ہوتا ہے، ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ ہم اپنی صرف بات کر لیتے ہیں نا. جی میں عرض کر رہا ہوں، میں بالکل آپ کے سامنے یہ سامنے رکھ رہا ہوں اس بات کو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہیں جن کو جنرلی ایگزامن بھی ہونا چاہیے اور وہ ایڈریس بھی ہونا چاہیے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں اگر ہیڈز رول ہوتے ہیں تو وہ ہونے چاہیے. میں نے اس سے آپ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ نہیں کیا. میں جو بات سامنے لانے یہ کر رہا ہوں کہ پورا ملک حصہ ہے بلوچستان کوئی کیلیفورنیا میں نہیں ہے، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان وار آن ٹیرر میں اس نے ایک جنگ کا کیا ہوا، اور ہم آپ کے ساتھ اس کا حصہ ہیں. آپ سارا ایز اے سیپریٹ اینٹی نہ انٹرٹین کریں. ہماری کوتاہیاں اور کمزوریاں اتنی ہیں جتنی باقی ماندہ پاکستان کی ہیں. نہ کوئی آپ بہت زیادہ اسپیشل ہے، نہ کوئی ہم. جتنی کمزوریاں ہماری ہیں اتنی آپ کی ہیں. لیٹس کم اینڈ ایگزامن دوز ویکنیسز اور ایک کنسٹرکٹیو. ہم اور آپ یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے، بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، حکومت آپ کی ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، وہی حکومت بلوچستان میں بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اور آپ کون ہے؟ ہم اور آپ، میں اور آپ ایز این انڈیویجول بھی میں کہہ رہا ہوں اور پورے ملک کو میں کہہ رہا ہوں. میں یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کے پی میں یا سندھ میں، کراچی میں محرم الحرام میں ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے کیا؟ میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ ہم علیحدہ ہے. میں آپ کو کہہ یہ رہا ہوں کہ ہم اوور آل، میرے ساتھ آئی جی پولیس کون ہے؟ وہ نون لیگ کا ہے. میرا چیف سیکریٹری کون ہے؟ نہیں، آئی جی صاحب تو درخواست کرتے رہ گئے، ایسے محبوب صاحب کہتے ہی رہ گئے دے دے فنڈز ریلیز کر دے. ثناء اللہ زہری صاحب نے ان سے وعدہ بھی کیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا ان کو. تو پھر یہ ثناء اللہ زہری نے اپنی ذاتی جیب سے دینا تھا یا بیوروکریسی نے دینا تھا؟ آپ ہی کی حکومت ہے، کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ تو آپ سوال کریں نا نون لیگ سے. او محترمہ، جو بیوروکریسی مجھے نون لیگ نے تو نہیں دی ہے نا. یہ آپ نے ایک پاکستان میں سسٹم کے تحت ان کو ریکروٹ کیا ہوا ہے. وہ 22 گریڈ میں پہنچ کے 21 گریڈ میں پہنچ کے ہمارے مختلف صوبوں میں پلیس. آپ کی بات کا اگر میں مطلب نکالوں تو وہ کچھ ایسے نکلتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے ہاتھوں آپ کی جو حکومت ہے وہ مفلوج ہوئی ہوئی ہے. ثناء اللہ زہری صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ میرے منہ میں کوئی الفاظ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سے اخذ کر رہی ہوں نا میں. آپ جو بات کر رہے ہیں کاکر صاحب، نہ کریں. آپ مجھے بولنے دیں، مجھے اپنی نمائندگی کرنے دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. میں وضاحت یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے
کہ پاکستان میں جو سول آرم فورسز جو ہمارے پاس امپلیمنٹنگ آرم ہے ہمارا، شاید اس کی کیپیسٹی کا، شاید اس کی ٹریننگ کا، شاید اس کی اپروچ کا ٹورڈز دس وار، وہ بہت بیسک فلاڈ ہے. وہ صرف ایک صوبائی حکومت کا ایشو نہیں ہے. وہ ابھی تک ایک نارمل 1858 کی پولیسنگ کے تحت اس تمام معاملے کو دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر آپ کا سوسائڈ بامر سے ہائیلی موٹیویٹڈ قسم کے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے. جنگ نہیں ہو گئی ہے، سوچ پرانی ہے. 13 سال سے ہم اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کوئی پہلی جو باتیں کر مرتبہ تو رہے نہیں ہیں ہے. آپ مجموعی طور پہ بات کر رہے ہیں نا، لیکن ہم بالکل شروع سے آغاز سے ہم جڑ سے بات کرتے. آپ اکیڈمی کی دیواریں تو اونچی کرا دیتے، آپ سیکیورٹی تو اس کی بڑھا دیتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ابھی اور بھی بہت سے ایسے سافٹ ٹارگٹس ہیں جن کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات رونما دوبارہ نہیں ہوئے، جبکہ وہ سافٹ ٹارگٹس تھے. میں آپ کو یہ کنسیڈ کرتے ہوئے یہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایسے آسپیکٹس ہیں جن کو اگر ہم نے ریئلسٹکلی ایگزامن نہیں کیا تو اس قسم کے اور سانحات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مجھے اس سے انکار کوئی نہیں ہے. میں صرف اور صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ نقصان کے بعد ہمیں اب ایک جینوئن ڈسکورس جنریٹ کر دینا چاہیے، اور جہاں چاہے وہ میری پولیٹیکل گورنمنٹ کا قصور ہو، ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کا قصور ہو، قصور جو ہے قصور اس سارے واقعے کے بعد اگر یاد آئے گا اور وہ ہم اس کے بعد کوئی سٹیپ لیں گے تو ایسا کیوں ہوگا؟ یہ سے بتا دیں. چلیے آپ کہہ رہے ریئلسٹکلی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، تو کون کرے گا اس کا جواب دے دینا، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی. نون لیگ کرے گی، ثناء اللہ زہری صاحب کریں گے، بیوروکریٹس کریں گے، کون کرے گا؟ اس میں آپ بھی شامل ہیں. ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں. ہم اپنی تئیں آپ کو جواب سے آگے کرنا ہے کاکر صاحب. میری بہن مجھے تھوڑا سا پلیز بولیں. جی بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلف رائٹیس موڈ سے اگر میں بھی نکل آؤں اور آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے نکل آئے اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے کوشچن کے میرٹ کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے کہ آپ درست سوال پوچھ رہی ہیں یا نہیں پوچھ رہی ہیں. آپ ناراض آپ بتائیے. نہیں بالکل بتائیے، میری غلطی نشان نہیں کیجیے گا. نہیں ایز این انڈیویجول نہیں، ایز اے میڈیا میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میڈیا کو بھی جو پرٹیننٹ کوشچنس ہیں وہ ہمیں ریز کرنے چاہیے تاکہ ہم صحیح کنکلوژن پہ پہنچ سکیں. ہم پہ بھی جینون اور صحیح کرٹیسزم ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو صحیح معنوں میں درست کر سکیں. دیکھیے میرین صاحب، اگر ہم صرف بلیم گیم کے اندر جا کر لوگوں کو ایک کٹہرے میں لانے کے کھڑا کر کے اپروچ میں شروع ہوں گے تو یہ دشمن اسی طرح وار کرتا جائے گا اور ہم اسی طرح روتے دھوتے. کاکر صاحب تھوڑی میری گزارش سن لیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیا فیڈرل گورنمنٹ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ بریک جب آ جاتی ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو بھی بہتر سمجھتے کو بریک پہ ہمیں جانا ہے. لیکن بات سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس کا ذکر اب ہو رہا ہے. 1 سال پہلے یہ ذکر کہاں تھا؟ اب ہم سوال اٹھا دیتے ہیں اس کی غلطی، اس کی ذمہ داری، ذمہ دار کون ہے کون نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ ملک میں رونما ہوا اور پوری قوم اس پر شدید افسردہ ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جائے گا. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں اس وقت جو سانحہ، اتنا بڑا سانحہ پاکستان میں پیش آیا، اس پہ بات کر رہے ہیں. کاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتا رہے ہیں وہ کہ یہ قصور جو ہے یہ بہت سے لوگوں کا ہے، بہت سے لوگ قصوروار ہیں. بیوروکریسی کو بھی وہ الزام دیتے ہیں. وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں اب یہ ہو گیا. کاکر صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ سے جلدی سے پلیز کر لیں. دیکھیں کاکر صاحب والی بڑے قابل احترام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی شاید ریسورسز میں کمی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل ریسورسز صحیح نہیں مل رہے، فنڈز نہیں مل رہے ہیں. اور بھئی مجھے یہ بتائیں فنڈز کی آپ بات کرتے ہیں، یہ چند مہینے پہلے آپ ہی کے تو فائنانس سیکٹری کے گھر سے 75 کروڑ روپے نکلا تھا، تو مطلب یہ کہ فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس. وہ تو گھر سے نکلا تھا نا، وہ ذاتی وہ تو میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں نا کہ کرپشن اور یہ تمام چیزیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف سی جو ہے، جو سول آرم فورسز ہیں، وہ پرانے نظریے کے تحت جو ہے وہ جنگ لڑی. بھائی ایف سی نے تو پورا بلوچستان میں ان کے جو آپریشن ہیں بڑے کامیاب آپریشن چلے انٹیریئر کے اندر. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف سی جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں، ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں
देखें सिविल और काकर साहब एक सेकंड, सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज तो सारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एक किस्म के डिस्पोजल के ऊपर है, तमाम एसेट्स हैं। फिर भी यही बात हमने भी की, यही सवाल हमने भी उठाया। जी काकर साहब, आप जी मैं मेरे ख्याल में या तो मैं आपकी बात को दुरुस्त नहीं समझ पा रहा हूँ या आप लोग मेरी बात को सही नहीं समझ। जी समझा दीजिए। मैंने पुलिस को एक्सक्लूसिव करके, जिसका एफसी से कोई ताल्लुक नहीं था या बाकी इदारों के, आज जो लाइट जो हमारी कमांडो बटालियन के जवान शहीद हुए हैं, कप्तान साहब शहीद हुए हैं, मैं उसको उस कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारा पुलिसिंग का निज़ाम है, जो पुलिस फोर्स हमारी स्पेसिफिकली है, वो 1898 की उस ब्रिटिश राज की एविडेंस एक्ट के तहत चल रही है। मैं उसके सामने आपको ये चलिए ठीक है, पर आप काकर साहब चेंज कर देना कानून। आपकी बात भी पहुंची, काकर साहब की भी बात पहुंची। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, जी मजहर अब्बास साहब, आप पूरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप इसमें से क्या बात निकालते हैं? आप काकर साहब ने जो बात की है, आप उनकी बात सुन रहे हैं, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, आपको क्या लगता है ये ब्यूरोक्रेसी पे इल्जाम डाल देना, ये जो कुछ हो रहा है ये सब ठीक है, ये इसी तरह पे सिलसिले खुदा न खास्ता चलते रहेंगे, एक और बड़े सानहे का इंतजार किया जाएगा? देखिए बलूचिस्तान में एक तो आपकी पुलिस जो है वो कोयटा से बाहर जा ही नहीं सकती। कोयटा से बाहर उसका दायरा ही ख़त्म कर दिया। मुशर्रफ साहब के दौर में लेवीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उनको दोबारा रिवाइव कर दिया गया। पुलिस ऑर्डर 2002 यहाँ ख़त्म कर दिया गया। ये काम, इसमें रिसोर्सेज का ताल्लुक़ नहीं है, इसमें जो है इसमें फ्यूडलिज्म का ताल्लुक़ है। इसमें लेवीज़ को बरकरार रखने में सरदारों का इंटरेस्ट नज़र आता है। आप पुलिस का दायरा बढ़ाना ही नहीं चाहते एक खास एरिया से ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम्स इसी में आती है। दूसरी बात जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधना, किसी को सिक्योरिटी रिस्क करार देना, किसी को मुहिब वतन का सर्टिफिकेट बांधना, ये हमारे यहाँ एक फैशन है। हमारे यहाँ शेख रशीद साहब इसमें मास्टर हैं, वो जब नवाज शरीफ के साथ थे तो वो बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, आज वो नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। दूसरे इमरान खान, जब आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये एक ऐसे मौके पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जबकि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रही हैं कि इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, फॉरेन हैंड है। आपके कहने का मतलब ये है कि आपका वज़ीर आज़म जो है वो इंडियन नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप। बिल्कुल। तो जिस मुल्क में हम इस तरह तकसीम हो, और जब बेनज़ीर पे सिक्योरिटी रिस्क का चार्ज लगाया था तो उसके बाद बेनज़ीर ने अगला इलेक्शन जीत लिया था। ये जब हम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं बगैर ठोस शवाहिद के, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, और एक ऐसे मौके पर लगा रहे हैं आप। मजहर अब्बास साहब, वक्त चूंकि प्रोग्राम का खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत अनवर काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जलाल नूरज़ई साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम मौजू है, इस पर बात करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में कोई इस तरह का एक और सानहा ना पेश आए। पूरी कौम गमगीन है, हम सब गमगीन है। अल्लाह पाक सब्र दे उन तमाम शहदा के घर वालों को, हमारी दुआएं हैं पूरी कौम के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए। मुझे महरीन सब्ता इनको इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।